आज रविवार दिनांक 20 नवंबर 2020 भारत के संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अर्थात ऑनरेबल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस व्याख्यानमाला के 90वें व्याख्यान में मैं मैत्री इंडिया टीवी चैनल के सारे ही दर्शकों को और भारत का संविधान जिन्हें भारत के सार्वभौम लोग कहता है उन लोगों को साधुवाद देता हूँ, विनम्र अभिवादन करता हूँ, मंगल कामना प्रेषित करता हूँ तथा सप्रेम जय भीम। पूर्व व्याख्यान में व्याख्यान क्रमांक 8 में हम लोगों ने देखा था कि माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में प्रवेश, उनका शपथ विधि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ध्येय और उद्दिष्ट का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का प्रस्ताव रखा। 16 दिसंबर 1946 पर बैरिस्टर एम.आर. जयकर ने उस प्रस्ताव पर संशोधन रखा और उस पर फिर आगे संविधान सभा में चर्चा शुरू हुई। इन्हीं को लेकर चर्चा किस पर थी संविधान सभा में? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव या रिजोल्यूशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद में बैरिस्टर एम.आर. जयकर द्वारा उस प्रस्ताव पर जो संशोधन रखा गया उस संशोधन पर संविधान सभा में चर्चा शुरू थी। इसी परिप्रेक्ष्य में 17 दिसंबर 1946 को माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना वक्तव्य देने के लिए, भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। आज हम इस पर बात करने वाले हैं। इसके पहले हम जानना चाहेंगे इस भाषण का महत्व। यह भाषण ऐतिहासिक भाषण है माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जीवन में, और साथ ही उन्हीं के साथ भारत के संविधान निर्माण के इतिहास में और संविधान निर्माण के बाद स्वातंत्र्योत्तर काल में संविधान के एक प्रकार से संविधान पर आधारित शासन प्रशासन के इतिहास में इस भाषण का ऐतिहासिक महत्व है। मैं इस भाषण को कालजयी भाषण कहूँगा। कालजयी इसका अर्थ काल पर विजय प्राप्त करने वाला भाषण, जो कल जब भाषण दिया गया था तब भी प्रासंगिक था और आज 70 साल बाद भी उतना ही प्रासंगिक है। संदर्भ इस प्रकार से दिया जा सकता है। संविधान सभा में कांग्रेस का थंपिंग मेजॉरिटी थी, कभी कभी इसे ब्रूट मेजॉरिटी भी कहा जाता है। ब्रूट मेजॉरिटी का अर्थ होता है कि इतनी मेजॉरिटी कि चाहे जो कर सकते थे। उसी प्रकार के आज के संसद में भी सत्ताधारी पक्ष की ब्रूट मेजॉरिटी है और बिना किसी को सोचे समझे साथ लिए मेजॉरिटी के बलबूते पर, मेजॉरिटी की सत्ता होने के नाते चाहे वो जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उस समय भी संविधान सभा में ऐसे ही सिचुएशन थी। इसको ब्रूट मेजॉरिटी कहा जाता है, अत्याचारी बहुमत कहा जाता है। उस समय भी अत्याचारी बहुमत डॉक्टर अम्बेडकर ने सिद्ध करने का प्रयास किया, आज के संसद में भी उसी प्रकार का। और जिस प्रकार से उस समय माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का भाषण ब्रूट मेजॉरिटी के लिए आंखें खुलने वाला था, एक प्रकार से उन्हें अपनी नींद से, सत्ता के मत से जागरूक करने वाला था, उसी प्रकार का संदर्भ में आज भी यह भाषण संसद में जो बहुमत है उस पक्ष के लिए आंखें खोलने वाला हो सकता है। इस दृष्टि से इस भाषण को मैं कालजयी भाषण कह रहा हूँ। इस भाषण के पहले संविधान सभा में कांग्रेस माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को क्यों नहीं पहुँचने देना चाह रहे थे? उनके दृष्टि में डॉक्टर अम्बेडकर देशभक्त नहीं थे। उनके दृष्टि में डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्राभिमानी नहीं थे। उनके दृष्टि में डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र के प्रति निष्ठावान, राष्ट्र के प्रति समर्पित व्यक्तित्व नहीं थे। इस भाषण के पश्चात यह सारी मिथ्या धारणाएं, गलत धारणाएं धराशायी हो गई
और माननीय डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आप को प्रस्तापित किया इस भाषण के बाद कि अन्य किसी से किसी की तुलना में मैं किसी से ज़्यादा राष्ट्र प्रेमी नहीं होऊंगा, शायद किसी से ज़्यादा राष्ट्रनिष्ठा नहीं होगी मेरी, किसी से ज़्यादा समर्पण मेरा राष्ट्र के प्रति नहीं होगा, मगर किसी से भी कम भी नहीं है। मैं भी उतना ही राष्ट्र प्रेमी हूँ जितना अन्य लोग दावा करते हैं। मैं भी औरों जितना ही राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखने वाला हूँ, राष्ट्र के प्रति समर्पित हूँ, और यह इस भाषण से प्रस्तापित हुआ। इस भाषण के चलते माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सुप्त प्रतिमा, संविधान निर्माण के संबंध में सुप्त प्रतिभा अभिव्यक्त हो गई। इसके पहले भी गोलमेज सम्मेलन में यह प्रतिभा लोगों ने देखी थी। ब्रिटिशों ने इसको अप्रिशिएट किया था और संविधान सुधारना समिति में उनको सदस्य करके स्वीकृत कर उनकी प्रतिभा का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के निर्माण में, जिसको भारत का संविधान भी कहा जाता है, उसके निर्माण में उनका योगदान लिया था और उसकी सराहना भी की थी। परंतु कांग्रेस तो विरोध के चलते अंधी हो गई थी, उनको यह प्रतिमा उस समय नहीं दिखी। परंतु इस भाषण के पश्चात कांग्रेस की दृष्टि खुल गई और कांग्रेस के नेता यह मानने लग गए कि इस आदमी में वह प्रतिभा है जो संविधान निर्माण करने के लिए आवश्यक है। कांग्रेस के नेतृत्व की उनके संबंध में जो नकारात्मक धारणा थी वह सकारात्मक धारणा में परिवर्तित हो गई। एक भाषण का परिणाम नकारात्मक धारणा, घोर शत्रु माने जाने वाले लोग अपना परामर्शदाता स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। इस भाषण ने माननीय डॉक्टर अंबेडकर को इतिहास पुरुष बना दिया। केवल इतिहास पुरुष नहीं, भारत राष्ट्र का निर्माता भी बना दिया। संविधान का निर्माता भारत राष्ट्र का निर्माता भी कहलाता है, क्योंकि संविधान में पहली बार भारत राष्ट्र की संकल्पना क्या हो यह रखने का और भारत राष्ट्र कैसा बने, बीइंग एंड बिकमिंग, इसका ब्लूप्रिंट माननीय डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तुत किया। इसलिए माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर केवल संविधान के निर्माता नहीं है, संविधान के माध्यम से वह राष्ट्र निर्माता भी है। इस प्रकार से इस भाषण को देखना चाहिए। इस भाषण को मैं संक्षेप में मेरी प्रतिक्रियाओं के साथ, मेरे इंटरप्रिटेशन के साथ मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। परंतु अनुरोध है कि जिनको भी इसमें रुचि है उन्होंने संविधान सभा डिबेट्स में इस भाषण को पूरी तौर से पढ़ना चाहिए। 17 दिसंबर 1946 का यह भाषण है, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी में मेरी जानकारी के अनुसार उपलब्ध है। उस समय संविधान सभा की स्थिति कैसे थी, संविधान सभा की स्थिति कैसे थी यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक संविधान सभा कैसी थी यह हम समझ नहीं पाएंगे तब तक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पहले भाषण का प्रभाव समझने में हमें परेशानी हो सकती है, कठिनाई हो सकती है। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, ऐसा कैबिनेट मिशन ने घोषित किया था। 389 सदस्य, उनमें से 296 सदस्य प्रांतों के विधानमंडलों से चुनकर आने थे और 93 सदस्य संस्थानों से आने वाले थे। कुल सदस्य संख्या 389 पाकिस्तान बनने के पहले की स्थिति में रख रहा हूँ। उसमें से 296 प्रांतों के विधानमंडल से आने थे, आ गए थे, और 93 संस्थानों से आने बाकी थे। संस्थानों को 93 सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया था। इनका विभाजन पक्ष की दृष्टि से यदि विभाजन देखें तो इस प्रकार था। कांग्रेस के 175 कितने से 389 में से देखिए, परंतु उस समय तो 296 ही गिनना चाहिए, क्योंकि 93 तो अभी आने बाकी थे। 296 में कांग्रेस 175, कांग्रेस समर्थित 30, मतलब कांग्रेस के 205 सदस्य थे। 296 में कांग्रेस 205
समझ लीजिए, कांग्रेस, वो कांग्रेस जो माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इस भाषण के पहले तक 17 दिसंबर 1946 तक कांग्रेस उस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो अपना घोर शत्रु समझती थी, उनके ही सदस्य संख्या संविधान सभा में 205 थी 296 से। इसको ब्रूट मेजॉरिटी कहा जाता है। ब्रूट मेजॉरिटी का अर्थ अल्पसंख्यकों को दबाने में सक्षम, दबाने की क्षमता रखने वाली मेजॉरिटी कहा जाता है। मुस्लिम लीग 73 सदस्य थे, परंतु मुस्लिम लीग ने, मैंने पिछले भाषण में कहा, नेहरू जी ने भी इसका उल्लेख किया, और मुस्लिम लीग अनुपस्थित होने की वजह से और संस्थानों के प्रतिनिधि अनुपस्थित होने की वजह से ही बैरिस्टर जयकर को उस प्रस्ताव पर, नेहरू जी के प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित रखने का संशोधन प्रस्तुत करना पड़ा था। मुस्लिम लीग 73, साम्यवादी पक्ष 1, अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1 डॉक्टर अंबेडकर, हिंदू महासभा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1 और अन्य 5 ऐसे संविधान सभा में 296 सदस्य थे। माहौल कैसा होगा जरा सोचने का प्रयास कीजिए। 296 में से 205 कांग्रेस के थे। भारत जातियों का देश है, भारत विविध धर्मों का देश है, तो धर्म और जाति के आधार पर भी संविधान सभा के सदस्यों को हम लोगों को देखना पड़ेगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का विरोध केवल वह कांग्रेस के विरोधी थे इसलिए नहीं किया जाता, सवर्णों ने उनका विरोध इसलिए भी किया और करते आ रहे हैं क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर अवर्ण करके पैदा हुए थे, डॉक्टर अंबेडकर अछूत करके पैदा हुए थे। और आज भी कुछ ब्राह्मण ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं कि अछूत ने लिखा हुआ संविधान हमारा है नहीं, हम इसको क्यों पढ़े। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी जाति और धर्म पर आधारित संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखना पड़ेगा। संविधान सभा कैसे गठित हुई यह भी देखना पड़ेगा। अनुसूचित जाति जनजाति को छोड़कर सवर्ण हिंदुओं की संख्या 163 थी। किसमें? 296 में 163 सवर्ण थे, मुस्लिम 80 थे, अनुसूचित जाति 31 थी, एंग्लो इंडियंस 3 थे, भारतीय क्रिश्चियन 6 थे, पारसी 3 थे, अनुसूचित जनजाति 6 थे और सिख 4 थे। दोहराने की ज़रूरत नहीं है, भाषण सुनने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से 296 तो समझने की बात है। 296 में 205 कांग्रेस के थे, 296 में 163 सवर्ण हिंदू थे। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में अपना पहला भाषण देने के लिए खड़े होते हैं। समझ लीजिए, जो कांग्रेस उनको अपना घोर शत्रु मानती थी और इस संबंध में स्थिति का वर्णन करते हुए एक लेखक लिखते हैं, मैं इस किताब को बार बार रेफर कर रहा हूँ, द मैन हु कोडिफाइड इंडियन इंडिपेंडेंस, डॉक्टर सुरेश मोरे लिखते हैं किताब में, दिस वॉज डॉक्टर अम्बेडकर्स मेडन स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यह माननीय डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान सभा में पहला भाषण था। द टॉल मैन अम्बेडकर फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली व्हेन ही रोज टू स्पीक, many congressmen in the Constituent Assembly were hoping for an opportunity to reject him for his anti-Congress Gandhi stand। एक भव्य दिव्य व्यक्तित्व, ऊंचा पूरा गोरा आदमी खड़ा हो गया। सिर्फ शरीर से ही ऊंचे नहीं थे, बौद्धिक स्तर पर भी बहुत ही ऊंचे थे। फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली टॉल मैन stood up in the Constituent Assembly to deliver his first speech।
कांग्रेस वाले क्या सोच रहे थे? यह आदमी, यह जो खड़ा है वक्ता, यह कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व का घोर विरोधी है, गांधी जी का घोर विरोधी है, और हमारे लिए इसको नकारने की, इसको हुट आउट करने की, इसको बोलने न देने का यह अवसर है। वो तो यह भी सोचते थे कि यह आदमी जयकर के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ है, यह व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा है, यह पॉलिटिकल हाराकिरी है, पॉलिटिकल आत्महत्या है। शायद इस आदमी का यह अपने सिर्फ संविधान सभा का नहीं, सिर्फ संविधान सभा में का नहीं, अपने पॉलिटिकल करियर का आखिरी भाषण हो सकता है। इस प्रकार की मानसिकता कांग्रेस की मानसिकता थी। इट वॉज अम्बेडकर द अवॉर्ड एनिमी ऑफ कांग्रेस, घोषित शत्रु, कांग्रेस का घोषित शत्रु डॉक्टर अंबेडकर, हु हैड लैश्ड देयर आइडियोलॉजी एंड स्कॉफ्ड एट देयर लीडर्स प्राइवेटली एंड पब्लिक, जिसने अब तक कांग्रेस की फिलॉसफी पर कठोर प्रहार किए, जिस व्यक्ति ने कांग्रेस के नेतृत्व को प्राइवेट लाइफ में और पब्लिक लाइफ में भी बहुत धिक्कार किया, उनकी भर्त्सना की, ऐसा कांग्रेस का और कांग्रेस के नेतृत्व का घोर विरोधी डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में अपना पहला भाषण देने के लिए खड़ा हुआ। टॉल पर्सनैलिटी, कैसे पर्सनैलिटी? टॉल पर्सनैलिटी, फेयर इनफ, टॉल, टॉल सिर्फ शरीर से नहीं, टॉल इंटेलेक्चुअली ऑल्सो। ऐसे व्यक्ति संविधान सभा में, ऐसे डॉक्टर अंबेडकर भाषण के लिए खड़ा हो। द हाउस वॉज अटेंटिव, पूरा सभागृह, सदन के सारे ही सदस्य बड़े ध्यान से डॉक्टर अंबेडकर का भाषण सुनने के लिए उत्सुक थे। अंबेडकर टूक ए व्यू ऑफ द हाउस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सभागृह पर अपनी नज़र डाली, सभागृह का अवलोकन किया, सदस्यों के भाव जानने का प्रयास किया। Everybody thought that Dr. Ambedkar, by playing such a dangerous role, would go under with a mover of the amendment Jaykar to rise against the will and the objectives of the Congress. सबको ऐसा लग रहा था कि माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयकर का समर्थन कर रहे हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। इनका तो पतन निश्चित है, ये तो अब समाप्त होने वाले हैं, कांग्रेस के सदस्य इनको बिल्कुल बोलने नहीं देने वाले हैं, क्योंकि यह जयकर के प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं और नेहरू जी के प्रस्ताव का विरोध करने वाले हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस के सदस्यों ने जयकर को बैठने के लिए मजबूर किया, जयकर को बोलने नहीं दिया, उसी प्रकार से कांग्रेस के सदस्य बिल्कुल तैयारी से बैठे थे कि कब डॉक्टर अंबेडकर भाषण शुरू करते हैं और कब हम उनको हुट आउट करते हैं, कब हम उनको शेम के नारे लगाकर बैठने के लिए मजबूर करते हैं, कब हम उनको उनका भाषण रोकने के लिए और नीचे बैठने के लिए मजबूर करते हैं। इस प्रकार के माहौल में सभागृह का अवलोकन कर सभागृह पर दृष्टिक्षेप डालकर माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भाषण के लिए खड़े हुए। बट सेंसिंग the mood of the members of the assembly and the need of the hour, Ambedkar's oratory made the members give a patient hearing rather than heckling like Jaykar. बाबा साहब अम्बेडकर ने सभा का मूड जांच लिया, सभा की मानसिकता कैसी है देखी और इस प्रकार से अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया कि सभा को उनके भाषण को शांत चित्त से सुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। जयकर के हिस्से में जो आया वो उनके हिस्से में नहीं आया। कांग्रेस सदस्य सोच रहे थे कि जयकर को जिस प्रकार से हमने हैकल किया, जयकर को जिस प्रकार से हमने नीचे बैठने के लिए अपनी बात डिसकंटिन्यू करने के लिए मजबूर किया, वैसा कुछ भी नहीं हुआ और डॉक्टर अंबेडकर का भाषण कांग्रेस के सदस्यों के साथ
संविधान सभा में बैठे सारे ही सदस्य बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास कर रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे। आगे संविधान सभा डिबेट्स में लिखा है कि कांग्रेस के सदस्य ही बीच बीच में हर्षध्वनि कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, डॉक्टर B.R. आम्बेडकर का अभिनंदन कर रहे थे। यह सिर्फ विद्वत्ता और ओरेटरी है। माननीय डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने अपनी विद्वत्ता से, अपने भाषण कौशल्य से, अपनी एक प्रकार की सूझबूझ से, अपने समझ से सभागृह को जीत लिया, विरोधकों को जीत लिया, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में हम अभी माननीय डॉक्टर B.R. आम्बेडकर का संविधान सभा का पहला भाषण संक्षेप में देखेंगे और उस पर मैं कुछ अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करना चाहूँगा। भाषण के लिए डॉक्टर आम्बेडकर एक टॉल पर्सनैलिटी, फिजिकली टॉल, इंटेलेक्चुअली टॉल पर्सनैलिटी भाषण के लिए खड़े हुए कहते हैं, सभापति महोदय, इस प्रस्ताव पर और बैरिस्टर जयकर द्वारा रखे संशोधन पर बोलने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपका आभारी हूँ। परंतु यह भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आश्चर्यचकित रह गया, आपके निमंत्रण को सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। क्योंकि मेरे सामने इस प्रस्ताव पर बोलने वाले वक्ताओं की सूची है। मेरे पहले 20-22 नाम इस सूची में है। मैं तो इस भ्रम में था कि मेरा नंबर तो आज आने वाला नहीं है, आने की संभावना शायद कल हो सकती है यदि अध्यक्ष महोदय का अनुग्रह हुआ तो। यदि अध्यक्ष महोदय का अनुग्रह हुआ तो शायद कल मुझे बोलने का अवसर मिले। मैं इस प्रस्ताव पर विस्तार से अपनी बात कहना चाहता था पूरी तैयारी के साथ। मैं अपनी बात पूरी तैयारी के साथ कहना चाहता था, इसलिए आज तो मैं सिर्फ सुनने के लिए आया था महोदय। आज तो मैं बाकी के वक्ता इस प्रस्ताव पर क्या बोलते हैं यह सुनने के लिए आया था। बिना किसी तैयारी के मैंने कोई तैयारी नहीं की और अचानक आपने मुझे भाषण के लिए आमंत्रित किया तो मेरा आश्चर्यचकित होना तो स्वाभाविक है। आपने मुझे बुलाया, इसलिए फिर से एक बार धन्यवाद। बिना तैयारी के मुझे भाषण देना है, मैं विस्तार से बात करना चाहता था और आपने समय दिया 10 मिनट। आपने समय कितना दिया? सिर्फ मुझे नहीं, सारे वक्ताओं को आपने 10 मिनट दिया, मुझे भी आपने 10 मिनट दिया। तो परिस्थिति ऐसे है कि मैं आज प्रिपेयर नहीं हूँ, विस्तार से बात करना चाहता था, आपने समय 10 मिनट दिया, इसीलिए मैं अपनी बात संक्षेप में रखने का प्रयास करूंगा। फिर से एक बार आपने मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। तो इस परिस्थिति में बिना प्रिपरेशन के, ध्यान रखिए, बिना प्रिपरेशन के डॉक्टर B.R. आम्बेडकर को यदि हम पढ़ते हैं तो मालूम पड़ेगा कि कभी भी कहीं पर भी वह बिना प्रिपरेशन के भाषण के लिए नहीं गए। हमेशा वह अपना भाषण तैयार कर कर जाते थे, बिना प्रिपरेशन से कहीं पर भी नहीं गए। उन्होंने भाषण के आरंभ में औपचारिकता पूरी करने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू का अभिनंदन किया प्रस्ताव रखने के लिए, और साथ ही प्रस्ताव रखते समय जो वक्तव्य दिया उसके लिए भी, अच्छे वक्तव्य के लिए भी उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का अभिनंदन किया। बाबा माननीय डॉक्टर B.R. आम्बेडकर कहते हैं, इस प्रस्ताव को मैं 2 भागों में विभाजित करना चाहता हूँ। प्रस्ताव का पहला भाग ऐसा है जिस पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, यह अविवादित है, और दूसरा भाग ऐसा है जिस पर विवाद है और जिस पर ही इस सभागृह में चर्चा हो रही है और जिसी के संबंध में संशोधन का प्रस्ताव भी बैरिस्टर जयकर ने रखा है। तो मैं इस प्रस्ताव पर 2 भागों में
चर्चा करना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं बोलना चाहूँगा कि जिस प्रस्ताव के जिस हिस्से पर कोई विवाद नहीं है उस प्रस्ताव पर, उस हिस्से पर मैं बोलना चाहूँगा। इस हिस्से में जो बातें कही गई हैं, क्या कहा गया है इस हिस्से में? इस हिस्से में यह कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और अन्य लोगों के लिए विशेषाधिकार, इस प्रकार की जो बातें हैं, और डेमोक्रेटिक सॉवरेन इंडियन रिपब्लिक, यह जो बातें हैं यह फ्रांस की क्रांति से आई हुई है। फ्रांस की क्रांति 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई वहाँ से ये बात, और ये सिद्धांत अभी जगन्मान्य हो गए हैं और डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ने इनको स्वीकारा है। भारत का भी पढ़ा लिखा वर्ग इसको जानता है, भारत का सुबुद्ध नेतृत्व इसको जानता है, मानता है, स्वीकारता भी है। मेरी मान्यता है कि क्या इसको दोहराने की जरूरत थी? क्या इसको दोहराना जरूरी था? मुझे लगता है कि दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो सर्वमान्य है, जो सर्वस्वीकृत है, जिन्होंने जिन सिद्धांतों को सबने स्वीकारा है, उसको फिर से दोहराने की जरूरत नहीं थी। फिर भी माननीय पंडित नेहरू ने उसको दोहरा दिया है। अच्छी बात है। पंडित नेहरू की इमेज है, सिर्फ कांग्रेस ही है पंडित नेहरू, ऐसी इमेज नहीं है। पंडित नेहरू की इमेज है एक सोशलिस्ट करके हैं। दुनिया में पंडित नेहरू को एक समाजवादी नेता के तौर पर भी जाना जाता है। कांग्रेस के नेता के साथ साथ उनकी प्रतिमा, उनकी इमेज समाजवादी नेता की भी है। यह मैं यहाँ पहले रखना चाहता हूँ, एम्फसाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि इस समाजवादी कहे जाने वाले नेता ने मुझे निराश किया है। इस समाजवादी कहे जाने वाले नेहरू जैसे नेता ने मेरा अपेक्षा भंग किया है। इसलिए मैं अधोरेखित करना चाहता हूं कि समाजवादी नेहरू से इस प्रकार के प्रस्ताव की अपेक्षा नहीं थी, इससे कुछ ज़्यादा की अपेक्षा मैं करता था, इससे कुछ ज़्यादा की अपेक्षा मैं करता था। पंडित नेहरू ने अधिकारों की तो बात कही है प्रस्ताव में, क्या कहा है? सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय, नागरिकता की बात कही है, सारी बातें कही है। परंतु यदि राज्य इन अधिकारों पर अतिक्रमण करता है, यदि विधायिका इन अधिकारों पर अतिक्रमण करती हैं, यदि कार्यपालिका इन अधिकारों पर अतिक्रमण करती हैं, तो उपचार कहाँ है? उपचार कहाँ है? मैं रेफर करना चाहूँगा माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखित और प्रकाशित स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ में पढ़िए। वहाँ सिर्फ अधिकारों की बात नहीं है, वहाँ उपचार की भी बात की गई है। और वही बात यहाँ माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दोहराते हैं कि उपचार कहाँ है? बिना उपचार के अधिकार बेमानी हो जाते हैं। यदि कार्यपालिका अधिकारों पर अतिक्रमण करती हैं, यदि विधायिका अधिकारों पर अतिक्रमण करती हैं, यदि राज्य अधिकारों पर अतिक्रमण करता है, तो जिनके अधिकारों को छीना जाता है वो कहाँ जाएंगे? उनके पास उपचार कहाँ है? समाजवादी पंडित नेहरू से बिना उपचारों के अधिकारों की बात कहना बेमानी है। मेरा अपेक्षा भंग हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय की बात करते हैं। सबके लिए, भारत के सारे लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। समाजवादी पंडित नेहरू आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, परंतु प्रस्ताव में समाजवाद का उल्लेख नहीं करते। प्रस्ताव में काय की बात करते हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय की। काय की बात करते हैं? आर्थिक लोकतंत्र की, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं। परंतु समाजवादी माने जाने वाले नेहरू प्रस्ताव में समाजवाद की बात नहीं करते। प्रस्ताव में उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की बात नहीं करते। प्रस्ताव में कृषि भूमि के राष्ट्रीयकरण की बात नहीं करते। यदि प्रस्ताव में समाजवाद नहीं है, यदि प्रस्ताव में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं है, यदि प्रस्ताव में कृषि का राष्ट्रीयकरण नहीं है,
तो सबको सामाजिक आर्थिक राजकीय न्याय कैसे प्राप्त होगा? मुझे निराश किया है समाजवादी नेहरू ने। सामाजिक आर्थिक राजकीय न्याय कैसे प्राप्त होगा? आर्थिक लोकतंत्र कैसे स्थापित होगा? नेहरू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, परंतु इन बातों के अभाव में इस प्रस्ताव से समाजवाद नहीं आएगा, आर्थिक लोकतंत्र नहीं आएगा, सामाजिक आर्थिक न्याय नहीं आएगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय नहीं आएगा। इसलिए मैं मानता हूं कि समाजवादी नेहरू ने मुझे निराश किया है। चलिए अब बात करते हैं, जिन विषयों पर विवाद है उन विषयों के संबंध में बात करते हैं, उस प्रस्ताव के उस हिस्से के संबंध में बात करते हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि लोग शक्ति का स्रोत है, भारत के लोग शक्ति का स्रोत है। भारत को रिपब्लिक कहा गया है, लोगों को शक्ति का स्रोत कहा गया है, और सारी ही शासन की यंत्रणा है लोगों से शक्ति प्राप्त करेंगी, लोगों से अधिकार प्राप्त करेंगी, ऐसी बात कही है। सारा विवाद इसी पर तो है, जयकर जी का संशोधन इसी पर तो है। कल बात करते हुए बिहार के प्रधानमंत्री ने, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे, बिहार के प्रधानमंत्री ने यही सवाल पूछा, नहीं है मुस्लिम लीग तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम बिना उनके भी काम चला सकते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी यही सवाल पूछा, और जयकर भी यही बात पूछ रहे हैं कि मुस्लिम लीग के गैर हाजिरी में यह सभा इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है, यह गलत बात है। हम मूल बातों की बात कर रहे हैं, संविधान के बेसिक की बात कर रहे हैं, फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, और लोगों के अधिकारों की बात कर रहे हैं। लोग कहाँ हैं यहाँ पर? तुम्हारा बहुमत लोग नहीं है, आधे लोग तो बाहर हैं, और इसीलिए सारा वाद तो इसी पर है। आगे चलकर देश का विकास, क्या विकास होगा, आगे चलकर इस देश का क्या विकास होगा और उसका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ढांचा क्या होगा, इस बात को लेकर मेरे मन में जरा भी संबंध नहीं है। मैं मानता हूँ पंडित नेहरू के प्रस्ताव में जो बात रखी है, सामाजिक आर्थिक न्याय वगैरह वगैरह, इसके बारे में दो राय नहीं है सारे संबंध। सवाल ये है कि हम इसको साध्य कैसे करेंगे, किस प्रकार से इसको हासिल करेंगे, सवाल है। क्योंकि आज की हमारी स्थिति क्या है, मैं जानता हूं कि आज हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी दृष्टियों से बटे हुए लोग हैं। फिलॉसफीज हमारी मेल नहीं खाती, आर्थिक विचार हमारा मेल नहीं खाता, हम बटे हुए लोग हैं, हम बटे हुए अलग अलग तरह से विभाजित लोग हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं यहाँ तक, हम तो अलग अलग लड़ाकू खेमों में बटे हुए लोग हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे से। मैं कांग्रेस से लड़ रहा हूँ, कांग्रेस मुस्लिम लीग से लड़ रही है, मुस्लिम लीग कांग्रेस से लड़ रही है, समाजवादी साम्यवादी और किसी से लड़ रहे हैं, हिंदू महासभा तो मुस्लिम और कांग्रेस दोनों से लड़ रही है। हम खेमों में बटे हुए लोग हैं, लड़ाकू खेमों में। और मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि मैं भी ऐसे ही एक खेमे का नेता हूँ, मैं भी ऐसे ही एक लड़ाकू दल का नेता हूँ। परंतु सभापति महोदय ध्यान दीजिए, ये बात महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए ये बात। सभा ने तालियां बजाई है, इस पर नहीं कि हम बटे हुए हैं, इस पर नहीं। आगे जो बात डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं उस पर, यह सबके दिल की बात है। जो सच्चा भारतीय है, जो सच्चा भारतीय, सच्चा कांग्रेसी नहीं, सच्चा समाजवादी नहीं, सच्चा मुस्लिम लीग वाला नहीं, सच्चा सवर्ण नहीं, जो सच्चा भारतीय हैं उसके दिल की बात माननीय डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। और इसीलिए सारे ही लोग हर्षध्वनि करते हैं, तालियां बजाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं यह सारे होने के बावजूद, हम अलग अलग खेमों में बटे होने के बावजूद हम एक दूसरे से लड़ते हैं, फिर भी मेरा विश्वास है समय और परिस्थिति अनुकूल होने पर दुनिया की कोई भी ताकत
हमारे भारत को एक होने से रोक नहीं सकती। हम बटे हुए हैं, ठीक है, परंतु समय मेरे लोगों पर विश्वास है, मेरे भारत के लोगों पर मेरा विश्वास है। समय और परिस्थिति अनुकूल होने पर दुनिया की कोई भी ताकत मेरे भारत को एक होने से रोक नहीं सकती। और डिबेट्स में लिखा है ब्रैकेट में चीयर्स, हर्षध्वनि। कौन कर रहे थे हर्षध्वनि? मेजॉरिटी तो 205 लोग तो कांग्रेस वाले बैठे थे वहां पर, मुस्लिम लीग तो थी नहीं। फिर हर्षध्वनि कौन कर रहा था? हर्षध्वनि कौन कर रहा था? कांग्रेस के लोग हर्षध्वनि कर रहे थे, क्योंकि वो भारतीय भी थे। वो सिर्फ कांग्रेस के नहीं थे, आम्बेडकर विरोधी नहीं थे, वो भारतीय थे। और जब एक भारतीय कहता है, 1929 में डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं मैं पहले भारतीय हूँ और अंतिमतः भी भारतीय हूँ। वो भारतीय कहता है कि भारत के लोगों पर मेरा विश्वास है, समय और स्थिति अनुकूल होने पर दुनिया की कोई भी ताकत भारत को एक होने से रोक नहीं सकती। एक भारतीय दूसरे भारतीय को कहता है कि हम भारतीय हैं, हम एक हैं, एक रहेंगे और एक होंगे। इसीलिए कांग्रेस वाले नहीं, भारतीय हर्षध्वनि करते। ये कहने में मुझे रंच मात्र भी संकोच नहीं है कि यद्यपि मुस्लिम लीग, ये और भी महत्वपूर्ण बात है, मुस्लिम लीग के लिए, कांग्रेस के लिए, सारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। बात गांधी की हिम्मत नहीं है ऐसी बात कहने की, जवाहरलाल नेहरू की हिम्मत नहीं है ऐसी बात करने की, सरदार पटेल ऐसी बात नहीं कर सकते। ऐसी बात डॉक्टर आम्बेडकर मुस्लिम लीग को, मुसलमानों को देखकर कहते हैं। यद्यपि मुस्लिम लीग आज भारत के विभाजन के लिए भयानक आंदोलन कर रही है, दुर्भाग्य की बात है, उस समय दुर्भाग्य शब्द प्रयोग कॉमन थे। दुर्भाग्य की बात है कि मुस्लिम लीग भारत तोड़ने की बात कर रही है। परंतु एक न एक दिन ऐसा आएगा जब मुसलमानों को बुद्धि आएगी, जब मुसलमानों का विवेक जागृत होगा, जब मुसलमानों को भी प्रकाश की किरण दिखाई पड़ेगी, जब मुसलमानों को भी आशावादी भविष्य दिखाई पड़ेगा और मुसलमान समझने लगेंगे कि एकात्म भारत में ही उनका कल्याण होने वाला है। जिस माननीय डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने भारत के संविधान का निर्माण किया, आज ओवैसी दावे के साथ कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी, कि संविधान नहीं होता तो मुसलमान यहाँ नहीं रहते। संविधान ने हमें संरक्षण दिया है, संविधान ने हमें भारतीय बनाया है और इसीलिए संविधान पर विश्वास है। जब तक संविधान है तब तक भारत का मुस्लिम सुरक्षित है और इसीलिए दुनिया में इंडोनेशिया के बाद भारत में मुसलमानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। क्यों है? संविधान है इसलिए है। क्यों मुसलमान सुरक्षित अपने को मानते हैं? संविधान है इसलिए सुरक्षित मानते हैं। उस समय 1946 17 दिसंबर को बाबा साहब आम्बेडकर मुसलमानों से कहते हैं आपका कल्याण यहीं होने वाला है, पाकिस्तान में आपका कल्याण नहीं होगा। पाक मांग क्यों करते हो? हमारा विवाद लक्ष्य संबंधी नहीं है, हमारा विवाद लक्ष्य कैसे प्राप्त हो इसके संबंध में है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबको रजामंद करना जरूरी है। जब तक सारे ही भारत का प्रतिनिधित्व इस संविधान सभा में नहीं होगा तब तक लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग हम ढूंढ नहीं सकते। जयकर के प्रस्ताव का समर्थन मैं इसलिए करता हूं कि बहुमत के पक्ष को, अल्पमत के पक्ष को राजी करने के प्रयास करने चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि आज के संसद में भी ब्रूट मेजॉरिटी है, अत्याचारी बहुमत है जो अल्पसंख्यकों को दबाना चाहता है, साथ लेकर चलना नहीं चाहता। उस समय संविधान सभा में कांग्रेस का भी ऐसा ही ब्रूट मेजॉरिटी थी जो अल्पमत को दबाना चाहती थी। नहीं आती तो मत आओ,
हम तुम्हारे बगैर भी इस देश को चला लेंगे। देश चलता नहीं, देश टूटता है। देश, डॉक्टर अंबेडकर 46 में कहते हैं, ऐसे से देश चलता नहीं, देश टूटता है। उस समय कांग्रेस के लिए जो कहा वही भाषण आज यदि संसद में किया जाए तो आज के बहुमत के पक्ष के लिए वही बात वैसे ही प्रासंगिक बन जाती है। ब्रूट मेजॉरिटी है। उन्होंने कहा कि बहुमत वालों ने राजनीतिज्ञता का परिचय देना चाहिए, विजडम का परिचय देना चाहिए। आपके पास बहुमत है, आपके पास सत्ता है, आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं, यह बात सही है, परंतु सत्ता जिसके पास होती है उसका लोक कल्याण के लिए, देश हित के लिए उपयोग करना हो तो शून्यता भी चाहिए, विजडम भी चाहिए। पावर एंड विजडम, अथॉरिटी एंड विजडम जरूरी है। और आप देश को बचाना है तो जो बाहर है उनको अंदर लाने के प्रयास करें, जो आपके साथ नहीं है उनको साथ में लाने के प्रयास करें, भले ही वो अल्पमत में हो। इसको राजनीतिक शून्यता कहते हैं। इसको, यदि उनकी धारणाएं गलत है तो धारणाएं बदलने का प्रयास कीजिए। यदि उन्हें कुछ सहूलियतें देना है तो उन्हें कुछ सहूलियतें दीजिए और उनको अपने साथ लाने का प्रयास कीजिए। आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मैं बैरिस्टर जयकर के प्रस्ताव का समर्थन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि कानूनी तौर पर यह प्रस्ताव गलत है या सही है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जयकर जी ने कहा है कि कैबिनेट मिशन ने जो नियम बनाए हैं उस नियम के प्रतिकूल ये प्रस्ताव है, मुझे उसमें से कुछ लेना देना नहीं है। आपने सत्ता हासिल कर लिया, आपने बहुमत प्राप्त कर लिया, आप मानते हैं कि आपको अधिकार है, मैं यह स्वीकार करता हूं कैबिनेट मिशन क्या कहता है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जयकर के प्रस्ताव का समर्थन इसलिए करता हूं क्योंकि यह कानून के परे की बात है। यह समस्या उससे भी गंभीर है और कानून के अधिकारों द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं होता। प्रस्तावकर्ता ने शायद शांत चित्त से जानबूझकर इस प्रकार का प्रस्ताव तैयार किया हो। नेहरू जी पर अंगुली निर्देश किसके तरफ है? शायद प्रस्तावकर्ता ने जानबूझकर शांत चित्त से सोच समझकर यह प्रस्ताव तैयार किया होगा या अनायास ही तैयार हो गया होगा, बिना किसी सोच के तैयार हो गया होगा। चाहे जो भी हो, परंतु यदि यह प्रस्ताव पारित किया जाता है तो मुस्लिम लीग संविधान सभा में नहीं आएगी। मुस्लिम लीग के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। मुस्लिम लीग के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। प्रस्तावकर्ता शायद ये नहीं चाहते हो, पंडित नेहरू की तरफ उंगली निर्देश है, प्रस्तावकर्ता शायद नहीं चाहते हो, परंतु परिणाम तो यही होने वाला है। यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तो संविधान सभा के लिए आदेश होगा कि इस प्रस्ताव के आधार पर संविधान बनना चाहिए। प्रस्ताव यदि स्वीकृत होता है तो इस प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा को आदेश होगा कि इसी आधार पर आपको संविधान बनाना है। परिच्छेद 3 प्रांतों को स्वायत्तता की बात करता है। परिच्छेद 3 प्रांतों को अवशिष्ट अधिकारों की बात करता है। इससे केंद्र दुर्बल होगा, प्रांत सशक्त सबल हो जाएंगे और प्रांत संघ राज्य से अलग हो सकते हैं। केंद्र को दुर्बल कर क्या पंडित नेहरू भारत को तोड़ना चाहते, उसके बीज बो रहे हैं इस प्रस्ताव के माध्यम से प्रांतों को स्वायत्तता देकर। मैं तो चाहता हूं कि ब्रिटिश के राज में केंद्र जितना सशक्त सक्षम सुदृढ़ है उससे भी अधिक स्वतंत्र भारत में केंद्र सक्षम हो। और ध्यान रखिए, प्रांतों की स्वायत्तता की बात का लाभ मुस्लिम लीग को मिलने वाला है। जहां मुस्लिम लीग बहुमत में है वो कहेगी कि हमारे प्रांत को स्वायत्तता दे दीजिए, हम आपके संघ में नहीं रहना चाहते। मुस्लिम लीग के लिए आप एक निमित्त दे रहे हो, कारण दे रहे हो संविधान सभा में नहीं आने के लिए। मेरा दृष्टिकोण
इस समस्या के प्रति मेरा दृष्टिकोण बैरिस्टर जयकर की दृष्टि से भिन्न है। मैं इसे दूसरी तरह से देखता हूँ। मैं इसको दूसरी तरह से सभा के सामने रखना चाहता हूँ, जयकर के दृष्टिकोण को सामने रखकर नहीं। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आपको यह प्रस्ताव जल्दबाजी में पास कर देने का हक है या नहीं। हो सकता है हो। जयकर कहते हैं कि आपको हक नहीं है। मैं मानता हूं कि आपको हक है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। आपको है या हक है या नहीं, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस समय इस प्रस्ताव को पास करना बुद्धिमानी का होगा? विजडम, शून्यता की बात कर रहा हूं मैं। क्या यह प्रस्ताव पास करना नीतिज्ञता का होगा? अधिकार एक बात है, शून्यता दूसरी बात है, विजडम दूसरी बात है। मैं आपके अधिकारों को चैलेंज नहीं कर रहा। संविधान सभा में आपका बहुमत है, आप चाहे जो पारित कर सकते हो, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मैं आपके विजडम को आह्वान कर रहा हूं, मैं आपकी शून्यता को आह्वान कर रहा हूं। और शून्यता के चलते मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अभी इस समय इस प्रस्ताव को पारित करना शून्यता होगी, विजडम होगा? सत्ता, अधिकार और शून्यता बहुत कम बार साथ साथ चलते हैं। मुझे लगता है कि संविधान सभा ने सिर्फ सत्ता का परिचय नहीं, अधिकार का परिचय नहीं, विजडम का भी परिचय देना चाहिए। क्या इसे अभी पास करना बुद्धिसंगत होगा? बुद्धिसंगत, विवेक आधारित होगा, नीतिज्ञता होगी? मेरी मान्यता है कि इस समय ऐसा प्रस्ताव पारित करना बुद्धिमत्ता का नहीं होगा, शून्यता का नहीं होगा, नीतिज्ञता का नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि मुस्लिम लीग के साथ जो आपके झगड़े हैं कांग्रेस के, उसको सुलझाने का एक और प्रयास करना चाहिए। और किसकी ओर से होना चाहिए? कांग्रेस की ओर से होना चाहिए, क्योंकि आप बहुमत में हो। प्रयास, अल्पसंख्यकों को साथ में लाने के प्रयास, आज के संसद की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, अल्पसंख्यकों को साथ में लाने के प्रयास बहुमत को करने चाहिए। अल्पसंख्यकों को दमित नहीं करना चाहिए, अल्पसंख्यकों को पीड़ित नहीं करना चाहिए। बहुमत होने के बाद भी आप शांति से राज नहीं कर पाओगे, सत्ता नहीं भोग पाओगे और देश का कल्याण नहीं कर सकोगे। यह मामला इतना संगीन है, यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि कृपया इसे पक्ष की प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए। कृपया इसे किसी नेता की प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बहुमत का नेता हूं। मैं क्यों जाऊं जीना के पास, मैं क्यों जाऊं मुस्लिम लीग के पास? मुझे क्या जरूरत पड़ी है, वो आएंगे मेरे पास। किसी पक्ष के प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए, किसी नेता के प्रतिष्ठा का प्रश्न इसको मत बनाइए। देश का हित यह किसी पक्ष से भी ऊंचा होता है, देश का हित किसी नेता के प्रतिष्ठा से भी ऊंचा होता है। मैं आह्वान करता हूं बहुमत को कि इसे अपनी प्रतिष्ठा की बात मत कीजिए। जब देश की नियति का सवाल आता है तो उसको सर्वोपरि रखकर आप उस दृष्टि से शून्यता का परिचय दें, यह मेरा आह्वान है। मैं एक बाहरी आदमी हूं। अम्बेडकर क्या कहते हैं? मैं तो बाहर, न तो मैं कांग्रेस का हूं न तो मुस्लिम लीग का हूं। मैं न कांग्रेस का हूं और मुस्लिम, मैं तटस्थता से स्थिति देखता हूं। मैं ऑब्जेक्टिवली स्थिति का अवलोकन कर सकता हूं बिना किसी पक्षपात के, क्योंकि मैं किसी का नहीं हूं, मैं तो बाहर का हूं। और मुझे जो दिखता है, मेरे देश के लिए जो हित का है, वो मैं कहना चाहूँगा और वही मैं कह रहा हूँ। मुझे तीन ही रास्ते दिखाई पड़ते हैं इस समस्या के समाधान के लिए। मुझे कितने रास्ते दिखाई पड़ते हैं? तीन रास्ते। पहला रास्ता तो यह है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष का दमन करना चाहिए, जीतना चाहिए दूसरे पक्ष को। एक पक्ष के सामने दूसरे पक्ष ने समर्पण कर देना चाहिए। शायद कांग्रेस तो सोचती है कि हमारा बहुमत है, मुस्लिम लीग ने समर्पण कर देना चाहिए, या मुस्लिम लीग यह सोचती है कि हम ऐसी स्थिति में हैं कि कांग्रेस को समर्पण करना चाहिए। यह रास्ता संभव नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष किसी को भी समर्पण नहीं करेंगे। दूसरा रास्ता है बातचीत का रास्ता।
दूसरा रास्ता है वार्ता का रास्ता, दूसरा रास्ता है समझौते का रास्ता, और तीसरा रास्ता है युद्ध का रास्ता। चलो आपस में कुश्ती लड़ ले, चलो आपस में लड़ाई कर ले, जो जीतेगा वो सिकंदर हो जाएगा, जो जीतेगा वह सिकंदर हो जाएगा। परंतु ध्यान रहे, मैं सुन रहा हूं मेरे आजू बाजू कांग्रेस के लोग युद्ध की भाषा बोलते हैं, समझौते की भाषा नहीं बोलते, समर्पण की तो सवाल ही नहीं होता, युद्ध की भाषा बोलते हैं, बहुमत के सत्ता के मद में युद्ध की भाषा बोलते हैं। उनको लगता है कि यह युद्ध वह ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़ने वाले हैं, क्योंकि सत्ता देने वाले हैं ब्रिटिश, सत्ता तो देने वाले, घोषणा हो चुकी है, संविधान सभा में बहुमत प्राप्त है, युद्ध की भाषा करते हैं। मगर मेरी चेतावनी है, अंबेडकर कहते हैं कि यह युद्ध होगा तो मुसलमानों के विरुद्ध होगा, और उसके आगे परिणाम यह होंगे कि केवल मुसलमानों के विरुद्ध नहीं होगा, यह युद्ध ब्रिटिश और मुसलमानों के विरुद्ध होगा। दोनों एक हो जाएंगे। क्या कांग्रेस ऐसा युद्ध लड़ने की स्थिति में है? क्या कांग्रेस ऐसा युद्ध लड़ने की स्थिति में है? क्या कांग्रेस ऐसा युद्ध चाहती है? क्या ऐसा युद्ध की चाह शून्यता की बात होगी, बुद्धिमानी की बात होगी, विवेक की बात होगी? मुझे लगता कि नहीं। इससे देश का नुकसान होगा, समस्या का समाधान कतई नहीं होगा। और फिर एडमंड बर्क को कोट करते हैं माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जब अमेरिका में ब्रिटेन का शासन था और ब्रिटेन के शासन के विरोध में अमेरिकी लोगों ने विद्रोह किया था, तब ब्रिटिश संसद में एडमंड बर्क ने सत्ताधारियों को जो सुझाव दिए थे, वह सुझाव माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दोहराना चाहते हैं। किसके लिए? सत्ताधारी पक्ष के लिए। किसके लिए? मैं क्यों दोहरा रहा हूं? क्योंकि संसद में, आज के संसद में जो सत्ताधारी पक्ष है, कम से कम वह भी सुने कि एडमंड बर्क ने उस समय क्या कहा था 400 साल पहले, जो आज भी बात उतनी ही सही है। एडमंड बर्क कहते हैं, सभापति महोदय, प्रथम तो मुझे यह कहने की अनुमति दे कि केवल बल प्रयोग कभी स्थायी नहीं होता। बल प्रयोग से किसी भी समस्या का स्थायी हल नहीं मिलता। स्थायी हल के लिए टेबल पर बैठना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। बल प्रयोग से हम समस्या का समाधान करने के लिए सोच रहे हैं। 1.5 साल से 10 लाख की फौज कश्मीर में हमें रखनी पड़ी। यह बल प्रयोग का प्रयास है। बल प्रयोग से कश्मीर का मुद्दा सुलझाने का प्रयास। आज भी 10 लाख की सेना वहाँ पर स्थित है और चल रहा है। आज के पेपर में न्यूज़ है कि 6 जवान शहीद हो गए। समस्या का समाधान बल प्रयोग से नहीं होता। वो हमारे 4 मारेंगे, हम उनके 10 मारेंगे, इससे समस्या का समाधान नहीं होता। बल प्रयोग से स्थायी समाधान नहीं होता। कुछ देर के लिए किसी को दबाया जा सकता है, कुछ देर के लिए बल प्रयोग से किसी को दबाया जा सकता है, परंतु उसे पुनः पुनः बार बार बल प्रयोग द्वारा दबाने की जरूरत महसूस होती है। क्या बार बार हम बल प्रयोग करेंगे? बार बार ऐसा कर देंगे और फिर इस प्रकार से किसी भी समुदाय को जीत सकना संभव नहीं होता, जिसके लिए बार बार बल प्रयोग करना पड़े। एक बार के बल प्रयोग से समस्या नहीं सुलझती। बार बार यदि बल प्रयोग करना पड़े तो हम किसी भी समुदाय को जीत नहीं सकते। किसी भी समुदाय को जीतना असंभव है। बर्क ने इंग्लैंड में कहा था, अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा। मैं वर्तमान संसद को संबोधित कर कर ये बात कह रहा हूँ कि बल प्रयोग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आगे बर्क कहते हैं, मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि बल प्रयोग का परिणाम अनिश्चित होता है। आपने बल प्रयोग तो कर लिया, समस्या का समाधान होगा इसलिए बल प्रयोग किया, हो गया समाधान।
आगे होने की संभावना है, निकट भविष्य में होने की संभावना है। बल प्रयोग सदा आतंक पैदा करता है, डर पैदा करता है लोगों को मन में, विद्रोह की भावना पैदा करता है। बल प्रयोग क्या करता है? आतंक पैदा करता है, डर पैदा करता है, विद्रोह की भावना पैदा करता है। अगर हमको सदा शस्त्र उठाकर रहना पड़े तो यह विजय समझेंगे हम लोग। 10 लाख की फौज कश्मीर में बैठी हुई है, क्या इसको कश्मीर पर विजय मानेंगे? क्या इसको समस्या का समाधान मानेंगे? बल प्रयोग में, और फिर बर्क कहते हैं, फिर डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, फिर मैं कहता हूं, यदि बल प्रयोग में असफल हो गए तो क्या करोगे? फिर क्या रास्ता है आपके पास? हाँ, यदि वार्ता करते हैं, चर्चा करते हैं, वार्ता में असफल होते हैं, चर्चा में असफल होते हैं, तो अंतिम उपाय बल प्रयोग हो सकता है, बचा रहता है आपके पास। परंतु पहले ही बल प्रयोग कर दिया, पहले ही सारे अस्त्र शस्त्र का उपयोग कर, बचा क्या फिर? और ऐसी स्थिति में विजय नहीं हुई तो, आप जीत नहीं पाए तो उसका क्या परिणाम होगा? जीत नहीं पाए तो उसका क्या परिणाम होगा? यदि बल प्रयोग से हार गए तो आपके पास कोई चारा नहीं बचता। परंतु वार्ता के बाद बल प्रयोग की बात करते हैं तो चारा बचता है। वार्ता में हम लोग कुछ देने की बात करते हैं, कुछ मिलने की बात करते हैं, हमारे अधिकार सुरक्षित रहने की संभावना बनी रहती है। परंतु बल प्रयोग में हारने के बाद हम अधिकार की भीख भी नहीं मांग सकते। क्यों बल प्रयोग का प्रयोग कर रहे हो? क्यों बल का प्रयोग करना चाहते हो? कांग्रेस को कहते हैं संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर बर्क का नाम लेकर कि आप बहुमत में हो। इसका मतलब ये नहीं कि बल प्रयोग के विरुद्ध और भी एक आपत्ति है। बल प्रयोग से जिस उद्देश्य के लिए हम बल प्रयोग करते हैं वह उद्देश्य दूषित हो जाता है। कश्मीर में हमने बल प्रयोग किया कश्मीर के लोगों को जोड़ने के लिए, भारत से जोड़ने के लिए बल प्रयोग किया। क्या जुड़ गए? जुड़ने की संभावना है, उद्देश्य दूषित हो गया, उद्देश्य दूषित। और फिर जीतने के बाद भी जिसके लिए हमने बल प्रयोग किया वो साध्य नहीं होता। शायद हम कश्मीरियों को जोड़ पाएंगे नहीं, मुझे मालूम नहीं, इतिहास बताएगा। परंतु बल प्रयोग से किसी का मन हम जोड़ नहीं सकते, किसी समुदाय का मन हम जोड़ नहीं सकते। इससे उद्देश्य ही दूषित होता है। और अपने भाषण के अंत में फिर से माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बर्क को कोट करते हैं, शक्ति देना आसान है, बुद्धि देना आसान नहीं है। शक्ति और बुद्धि साथ साथ नहीं चलती। किसी भी प्रकार से आपने सत्ता तो प्राप्त कर ली, आपने बहुमत तो प्राप्त कर लिया, इसका अर्थ यह नहीं कि आपने बुद्धिमत्ता को भी प्राप्त कर लिया। सत्ता देना एक बात है, बुद्धि देना बहुत ही कठिन है। आओ हम आचरण से प्रमाणित करें, अपने आचरण से प्रमाणित करें कि संविधान सभा ने सर्वोच्च सत्ता प्राप्त कर ली है और संविधान सभा अपने सत्ता का प्रयोग शून्यता से करेगी, यह आचरण से स्थापित करना पड़ता है। सब विधानमंडल में आपकी सत्ता है, संसद में आपका बहुमत है, आपके पास सत्ता है। आचरण में यदि आप शून्यता से प्रयोग नहीं करते तो वो सत्ता ब्रूट सत्ता कहलाती, क्रूर सत्ता कहलाती है। और किसके प्रति? अल्पसंख्यकों के प्रति। और फिर सत्ता का प्रयोग बुद्धिमानी से करेगी। यही एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए देश के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना पड़ता है। सत्ता तो रही आपके पास, परंतु उसके साथ शून्यता हो तभी आप सभी लोगों को साथ में लेकर चलेंगे। देश को जोड़ने का, लोगों को जोड़ने का, लोगों को साथ में लेकर चलने का, इसके सिवाय और मुझे कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आता। और यही रास्ता सही है, इसमें मेरा विश्वास है, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से माननीय डॉक्टर अंबेडकर ने भाषण दिया। बाद में कांग्रेसियों का
तांता लग गया उनका अभिनंदन करने के लिए, एक दूसरे के आगे पीछे दौड़ने लग गए डॉक्टर अंबेडकर का अभिनंदन कर। इस संबंध में धनंजय कीर के चरित्र में कुछ वर्णन दिया गया है जो मैं यहाँ कोट करना चाहता हूँ अंग्रेजी में। द लेटर पार्ट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर स्पीच वॉज बिफिटिंग रिप्लाई टू हिज क्रिटिक्स who always doubted his nationalistic credentials, जिन्होंने भी उनकी राष्ट्रीयता के संबंध में, राष्ट्रनिष्ठा के संबंध में, राष्ट्र के प्रति समर्पण के संबंध में जिनके भी मन में शंका थी, उनको एक करारा जवाब मिल गया। उनकी मिथ्या धारणाएं इस भाषण से धराशायी हो गई। This part of Dr. Ambedkar's speech was passionate appeal, produced a deep impact on the members of the assembly who forced several members to give their viewpoints of Dr. इस भाषण ने अंतरात्मा को झकझोर दिया और इतना प्रभाव हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रति जिन्होंने गलत धारणाएं बनाई थी वह सारी गलत धारणाएं धराशायी हो गई, सारा ही माहौल बदल गया। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि जयकर के भाषण से जो माहौल दूषित हो गया था संविधान सभा का, उसको बदलने के लिए सकारात्मक करने के लिए ऐसे व्यक्ति को शायद अध्यक्ष महोदय ने बुलाया जो किसी पक्ष का नहीं है, जो निष्पक्ष व्यू रखेगा। माहौल को बदलने के लिए भी शायद राजेंद्र प्रसाद जी ने डॉक्टर अंबेडकर को एक दिन पहले ही भाषण के लिए बुलाया होगा। डॉक्टर अंबेडकर इन इज लूसीड एक्सपोजिशन आर्टिकुलेट जयकर्स आर्गुमेंट, जयकर ने जो बात कही थी वही बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही, दूसरी बात तो नहीं कही। उन्होंने भी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, वही बात डॉक्टर अंबेडकर की मान ली लोगों ने, सुन भी ली, मान भी ली, परंतु जयकर की बात नहीं मानी। इसको कहते हैं ओरेटरी, इसको कहते हैं विद्वत्ता, इसको कहते हैं अपनी बात रखने का ढंग, अपनी बात मनाने का ढंग, विरोधकों को भी जोड़ने की ताकत उनके शब्दों में थी। यह है शब्द की शक्ति, उसके पीछे विद्वत्ता थी, उसके पीछे प्रयास थे। Probably the speech of Dr. Ambedkar might have helped Pandit Nehru and Sardar Patel and even other Congress leaders to locate principal architect of Indian Constitution। एक भाषण से यह प्रभाव पड़ा कि भारत के संविधान का निर्माता कौन होगा। ये जो खोज कर रहे थे कांग्रेस के नेता, उनकी खोज डॉक्टर अंबेडकर तक आकर रुक गई। उन्होंने खोज लिया कि कौन है जो देशभक्त भी है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित भी है, राष्ट्र के प्रति निष्ठावान भी है, जो तटस्थ बुद्धि से बिना किसी पक्षपात के सोच सकता है, वही सही अर्थों में संविधान का ज्ञाता होने के नाते संविधान का निर्माता है, हो सकता है। डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कांग्रेसियों ने खोज लिया कि संविधान के निर्माण की जिम्मेदारी किस पर सौंपनी चाहिए। यह डॉक्टर अंबेडकर के पॉलिटिकल जीवन में सुवर्ण अक्षरों से लिखने लायक दिन था। उन्होंने जिन लोगों को डॉक्टर अंबेडकर एक भर्त्सना करने वाले व्यक्ति लग रहे थे कांग्रेस के नेताओं की, आज वह डॉक्टर अंबेडकर की तरफ अपना परामर्शदाता, सही सलाह देने वाले व्यक्ति के रूप में देखने लग गए। आज तक डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा थी कि इन्होंने हमारे नेताओं की कठोरतम भर्त्सना की। आज वह उनके भाषण से इतने अभिभूत हो गए कि उनके मुरीद बन गए, ऐसे भी कहा जा सकता है। एक भाषण किसी व्यक्ति के जीवन में इतना परिवर्तन ला सकता है, ऐसे उदाहरण बहुत कम है। एक भाषण से डॉक्टर अंबेडकर का पॉलिटिकल करियर बदल गया। एक भाषण से उनके संविधान निर्माता बनने का पथ आसान हो गया। विरोधकों को भी जीतने का, किसी भी प्रश्न की ओर तटस्थता से देखने का उनका नजरिया विरोधकों को भी
पसंद आ गया, भा गया। इस प्रकार से इस भाषण का इतना महत्व है, जिसने एक भाषण ने डॉक्टर अंबेडकर का पॉलिटिकल करियर बदल दिया, देश का भविष्य बदल दिया। संविधान के निर्माता की खोज वहीं आप पर रुक गई, वहीं पर आकर रुक गई। यह भाषण था। फिर से अनुरोध करूंगा कि इसे ओरिजिनल भाषण को पढ़े। अंग्रेजी, मराठी, हिंदी में संविधान सभा डिबेट्स में अवेलेबल है, इसको पढ़िए। इस यहाँ पर मैं रुकना चाहूँगा और आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। फिर से एक बार आप सब लोगों को साधुवाद, आप सब लोगों को मंगल कामना, आप सब लोगों का विनम्र अभिवादन और सप्रेम जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले रविवार को रात 8:30 बजे नए विषय के साथ। विषय होगा विविध समितियों के माध्यम से तथा संविधान सभा में चर्चा के माध्यम से संविधान के निर्माण में या संविधान निर्माण की पूर्व तैयारी में माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का योगदान। धन्यवाद।